नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों के खिलाफ 6 जनवरी 2021 तक पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान अपना जवाब देगी। हाईकोर्ट में रिपब्लिक टीवी को चलाने वाले ARG आउटलर प्राइवेट मीडिया लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान सिब्बल ने कहा कि 6 जनवरी तक ARG के मालिक व इससे संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ TRP मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। याचिका में मुख्य रूप से मांग की गई कि पुलिस को रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए। मंगलवार को इस मामले में गोस्वामी व चैनल के कर्मचारियों को 1 दिन की राहत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेट्रो कारशेड जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवाद में राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को कारशेड के लिए कांजूर मार्ग के 102 एकड़ जमीन स्थानांतरित करने से जुड़े मुंबई उपनगर के कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है। यही नहीं, इस जमीन पर कोर्ट में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से रोक दिया है। साथ ही मेट्रो का काम भी थम गया है। हाईकोर्ट में जमीन के मालिकाना हक को लेकर केंद्र व राज्य सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के जमीन स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया कि कलेक्टर की ओर से जमीन के स्थानांतरण के विषय में 1 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया आदेश अवैध है, इसलिए इसे रद्द किया जाए अथवा अंतरिम राहत के तौर पर इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नागपुर जिला में कोरोना के दूसरी लहर के आने की पुष्टि विशेषज्ञों ने कर दी है। इसके साथ ही मौसम भी अब धीरे धीरे करवट लेने लगा है। इस मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण सामान्यतः रहते हैं। इसी बीच बुधवार को 5,920 नमूनों की जांच में 436 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में जिले में 3 लोगों की मृत्यु हुई। 281 रोगी डिस्चार्ज किए गए। जिले में कोरोना की दूसरी लहर आने की पुष्टि विशेषज्ञों ने कर दी है। इसके साथ ही मौसम भी अब धीरे धीरे करवट लेने लगा है। इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण सामान्य रहते हैं। इसी बीच बुधवार को 5,920 नमूनों की जांच में 436 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में जिले में 3 लोगों की मौत हुई। 231 रोगी को डिस्चार्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। प्रदेश के सामाजिक न्याय व विशेष सहायक मंत्री धनंजय मुंडे ने नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समता प्रतिष्ठान संस्था की आर्थिक अनियमितता की जांच के निर्देश दिए हैं। मुंडे ने जांच के लिए सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव श्याम तागड़े की अध्यक्षता में समिति गठित करने के आदेश दिए। इस समिति में पुणे के समाज कल्याण आयुक्त और बाटी संस्था के महासंचालक शामिल किए जाएंगे। बुधवार को मंत्रालय में मुंडे की मौजूदगी में संस्था के निदेशक मंडल की समीक्षा बैठक हुई। इनमें निदेशक मंडल के सामने साल 2018 और 19 की ऑडिट रिपोर्ट रखी गई। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था को पिछले 3 साल में दिए गए 16 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब समाधानकारक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार टेंडर प्रक्रिया का बिना पालन किए काम दिए गए। कई कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया गलत तरीके से पूरी की गई। खर्च की अदायगी पर संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं होने अथवा वाउचर न रखने, खर्च का तालमेल नहीं होने समेत कई अनियमितताएं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम मध्य भारत के प्रमुख धार्मिक और विरासत पर्यटन स्थलों को कवर करने के लिए डिवाइन महाराष्ट्र पर्यटन ट्रेन का परिचालन शुरू करेगा। यह यात्रा 5 दिन की होगी, जो 8 जनवरी से शुरू होगी, 12 जनवरी को खत्म होगी। IRCTC के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने यहां एक बयान में कहा कि 8 जनवरी को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से AC डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन शुरू होगी।
बताया जा रहा है कि 4 रात और 5 दिन के दौरे में डिवाइन महाराष्ट्र मध्य भारत में प्रमुख धार्मिक और विरासत पर्यटन स्थल को कवर करेगा। इस यात्रा को 2 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर और औरंगाबाद में गणेश्वर, शिरडी साईं और शनि शिंगणापुर मंदिरों और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल एलोरा गुफाओं को वर्ग किया गया है। सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र डिवाइन ट्रेन को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल की जा रही है। अपना देश की तर्ज पर तैयार किया गया टूर पैकेज की लागत घरेलू पर्यटकों के प्रति व्यक्ति 24,120 रुपए की शुरू होगी। यात्रा के दौरान सभी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि संबंधी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा के जमानत आवेदन पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। जमानत आवेदन में नवलखा ने कहा कि उन्हें घर में नजरबंद करने की अवधि को हिरासत अवधि में शामिल किया जाए। आवेदन में नवलखा ने दावा किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ नियमानुसार 90 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रही है, इसलिए उन्हें डिफॉल्ट जमानत दी जाए। इससे पहले नवलखा ने इस तरह की मांग को लेकर निचली अदालत में भी आवेदन दायर किया था, लेकिन निचली अदालत ने नवलखा के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ नवलखा ने हाई कोर्ट में फिर आवेदन दायर किया। न्यायमूर्ति एस शिंदे की खंडपीठ के सामने इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नवलखा की ओर से पक्ष रखा। एनआईए के वकील व श्री सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एनआईए के वकील ने दावा किया कि नवलखा का आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद मजबूत साथी की तलाश कर रही है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने की सलाह दी है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पाटिल ने कहा कि मनसे ने ग्रामीण इलाकों में पहुंचने का कभी प्रयास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे भाजपा के विरोधी है। भाजपा और मनसे एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकती है। ऐसा भी नहीं है कि मनसे की ताकत बढ़ने से भाजपा को फायदा होगा, लेकिन लोकतंत्र में सभी दलों की ताकत बढ़नी चाहिए। इसलिए मेरा राज ठाकरे से आह्वान है कि मनसे के प्रचार बड़े पैमाने पर करें। इसके लिए राज को प्रदेश भर में दौरा करना चाहिए। पाटिल ने कहा कि भाजपा राज्य में होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। संतरा नगरी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल मुंबई की उड़ान शुक्रवार 18 दिसंबर से एयर इंडिया नियमित करने वाला है। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया का विमान क्रमांक 627 मुंबई से उड़ान भरकर सुबह 7:55 पर नागपुर पहुंचता है। वहीं एयर इंडिया का विमान क्रमांक 628 नागपुर से सुबह 9:10 पर मुंबई के लिए उड़ान भरता है। पहले यह उड़ान सप्ताह में सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को थी, लेकिन एयर इंडिया ने 18 दिसंबर से इसे नियमित करने का निर्णय लिया है। नागपुर से वर्तमान में मुंबई के लिए 7 उड़ानें हैं। इसमें 5 इंडिगो की और 1 गो एयर की और 1 एयर इंडिया की है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। वाहन चोरी के मामले में एक तड़ीपार आरोपी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम तरुणजीत सिंह उर्फ तद्रु गुरदीप सिंह बैस इंदौरा और शुभम वासुदेव पिल्ले कपिल नगर नारी रोड का निवासी है। आरोपियों से पुलिस ने 3 दोपहिया वाहन सहित करीब कुल 70,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस दल को आरोपी 12 दिसंबर को इंदौरा इलाके में चोरी का दोपहिया लेकर घूमते मिला। उसे थाने ले जाया गया और कड़ी पूछताछ हुई। पुलिस का दावा है कि उसने अपने साथी शुभम पिल्ले उर्फ जंगली का नाम भी उजागर किया। दोनों आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान 3 दोपहिया वाहन जब्त किया गया। तीनों दोपहिया वाहनों में से 2 दोपहिया वाहन जरीपटका और 1 दोपहिया वाहन कलमनाथ थाना क्षेत्र से चोरी करने की बात दोनों ने कबूली। जरीपटका के थानेदार नितिन फंटागर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। कई साल से पाकिस्तान में रहने के बाद 2015 में भारत लौटी और मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रही मूक बधिर महिला गीता अपने माता पिता को तलाश करने की उम्मीद लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंची है।
करीब 20 साल पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने जब गीता को लाहौर स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में अकेला बैठा पाया था, तब वह महज 7 या 8 वर्ष की थी। ईदी फाउंडेशन से उसे एक व्यक्ति ने गोद लिया था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों से 26 अक्टूबर 2015 को वापस भारत लाया गया था। सुषमा ने गीता को हिंदुस्तान की बेटी कहा था। सुषमा ने गीता से मुलाकात भी की थी और आश्वासन दिया था कि सरकार उसके माता पिता की तलाश करने में उसकी पूरी मदद करेगी। गीता की उम्र इस समय करीब 30 साल बताई जा रही है और वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के इंदौर में दिव्यांगों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन आनंद सर्विस सोसाइटी में रह रही है। कई दंपतियों ने उसके माता पिता होने का दावा किया, लेकिन वह उनमें से किसी को नहीं पहचान पाई और उनमें से कोई भी अपने दावे को साबित नहीं कर सका। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। पटना नगर निगम के अधिकारियों ने नागपुर स्मार्ट सिटी के सिटी ऑपरेशन सेंटर का निरीक्षण किया। पटना नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त शीला ईरानी ने बुधवार को नागपुर की यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल नागपुर शहर में चल रही विभिन्न परियोजनाओं से परिचित हुए और इन परियोजनाओं का दौरा भी किया। पटना स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक सुधीर साहू, पटना नगर निगम के अपर आयुक्तों के साथ शिशिर कुमार, राजकुमार सुमन और अरविंद कुमार परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए 2 दिवसीय नागपुर दौरे पर आए हैं। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में चल प्रस्तावित परियोजनाओं पर प्रतिमंडल को जानकारी दी। पूरी परियोजना और प्रक्रिया को स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में एक प्रस्तुति के माध्यम से समझाया गया। उन्होंने पारडी, पूनापुर, भरतवाड़ा, भांडेवाड़ी में क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में 51 किलोमीटर लंबी सड़कों, होम स्वीट आदि परियोजनाओं के बारे में बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।